दाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग करते समय कि आपके भी कलर मैच नहीं हो रहे, टाइमलाइन बहुत ही स्लो चल रही है, या एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो जितनी शार्प दिखनी चाहिए, जितने कलर एक्चुअल दिखने चाहिए उतने नहीं दिख रहे, टाइमलाइन के ऊपर कलर अलग दिखते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद कलर अलग दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं, प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट सेटिंग में है। तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जैसे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, मास्टर सेटिंग है, कलर मैनेजमेंट है, प्रिफरेंसेस है और उसके साथ है टाइमलाइन सेटिंग। ये सब चीज़ें अगर आप सही तरीके से मैनेज करेंगे और सही प्रोजेक्ट सेटिंग करेंगे तो आपके वीडियो में, तो आपको एडिटिंग करते समय या कलर ग्रेडिंग करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम को आप जो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं आने वाले और आपका वर्कफ्लो एकदम स्मूथ एंड क्लीन हो जाएगा। और उसी के साथ कलर ग्रेडिंग में जितने भी प्रॉब्लम थे वो सभी सॉल्व होने वाले हैं। तो जो लोग वीडियोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, एडिटर है या कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलरिस्ट है, इनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे सेटिंग समझ में आने वाले हैं आज दाविंची रिजॉल्व के अंदर, कि जो प्रोजेक्ट सेटिंग करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऊपर ऊपर सेटिंग करते हैं और डिटेल में सेटिंग ना करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं शरद पोखरकर, रेड फॉर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में दाविंची रिजॉल्व का प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर ये चीज़ें डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक है और ये हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में जानना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो जैसे आप दाविंची रिजॉल्व को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। जो आपके प्रोजेक्ट है, जो अभी आपने कंप्लीट किए हैं, रिसेंटली यूज किए, तो यहाँ पे ऐसे थंबनेल में दिखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लिस्ट में भी दिखाई देते होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे थंबनेल में रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन सेटिंग यहाँ पे एक होती है। जैसे इस आइकॉन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, शो हाइड प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, मतलब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज को ऑन कर दिया है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लोकल डेटाबेस करके एक ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पे फोल्डर या उसको लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ये क्रिएट है। दूसरा लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, यूट्यूब इंस्टा जो मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसके लिए क्रिएट किया है। और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, मतलब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया लाइब्रेरी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझो जो करता हूँ, वेडिंग के लिए करता हूँ, वेडिंग वीडियो में अभी जो एडिट करता हूँ उनके लिए करता हूँ। और उसका लोकेशन कहाँ पे देना है, कहाँ पे सेव होना है, ये भी आप आपके हिसाब से तय कर सकते। मतलब उस लाइब्रेरी के अंदर जितने प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे उनका जो डेटा रहेगा, उनका जो बैकअप रहेगा वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे उसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन और यहाँ पे मैंने उसको सेव कर देता हूँ, रेड फॉग में मैं उसको सेव कर देता हूँ, क्रिएट कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी आप जो लोकेशन देंगे तो वो आपका सी ड्राइव रहेगा या जो भी हार्ड डिस्क रहेगा वो स्पीड वाला होना चाहिए, मतलब उसका जो रीड और राइटिंग का स्पीड रहेगा वो ज़्यादा होना चाहिए। मोस्टली मैं वहाँ पे SSD हार्ड डिस्क ही प्रीफर करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर अगर आएंगे हम, यहाँ पे लोकल में है। अगर आप नेटवर्क में मतलब टीम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप टीम के लिए भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा है क्लाउड, तो क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके जो प्रोजेक्ट रहेंगे यहाँ पे अभी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपके प्रोजेक्ट क्लाउड में सेव रहेंगे। मतलब आप कहीं भी रहेंगे तो आप वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे उसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं सिंगल इंडिविजुअल वर्क करता हूँ या टीम में भी नहीं करता, तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप अलग अलग लाइब्रेरीज क्रिएट करके आपका वर्कफ्लो है, जो है आपके प्रोजेक्ट है, उसको अलग अलग लाइब्रेरीज में, मतलब अलग अलग फोल्डर में या अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं। जैसे वेडिंग के प्रोजेक्ट रहेंगे, प्री वेडिंग के रहेंगे, या कुछ आपका मॉडल शूट रहेगा, या कुछ डॉक्यूमेंट्री, मतलब अलग अलग टाइप के सेक्शन में इसको आप अलग अलग लाइब्रेरी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पे अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं वेडिंग लाइब्रेरी को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कुछ क्लाइंट का रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्लाइंट 01, और उसका लोकेशन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइब्रेरी का लोकेशन दिया है तो वहीं पे उसका पूरा फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्रिएट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में आप वहाँ पे एडिटिंग का पार्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मास्टर सेटिंग, उसमें जाना पड़ेगा। मास्टर सेटिंग में जाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग का आइकॉन आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। तो इसमें पहला टॉपिक रहेगा मास्टर सेटिंग। मास्टर सेटिंग को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड के ऊपर Shift 9 दबा के भी
ओपन कर सकते हैं। मतलब आपको हर बार यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग का जो आइकन है उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट 9 दबा के भी ये विंडो ओपन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है मास्टर सेटिंग। मास्टर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टाइमलाइन रिजोल्यूशन। टाइमलाइन रिजोल्यूशन यहाँ पे आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली लोग अभी एचडी के ऊपर शूट करते तो वो लोग एचडी प्रीफर करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी अल्ट्रा एचडी के ऊपर मतलब 4K में शूट करते हैं, तो यहाँ पे आप 4K भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे 38402160 अल्ट्रा एचडी भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट किस सेटिंग के ऊपर या किस रिजोल्यूशन में करना चाहते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट एचडी में करना चाहते हैं तो आप आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एचडी में रखिए, उसका जो साइज़ रहेगा वो एचडी में रखिए। अगर आप एक्सपोर्ट 4K में करना चाहते हैं तो 4K में रखिए। इससे आपको एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा। अगर आप थोड़ा गलती कर रहे हैं, मतलब अगर 4K में प्रोजेक्ट सेटिंग रख रहे हैं और एक्सपोर्ट एचडी में कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके बाद रहेगा यहाँ पे हम नीचे आएगा तो यहाँ पे वर्टिकल रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली स्वैप हो गया है। ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। ओके, उसका जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो रहेगा ये स्क्वायर में रहेगा। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सॉफ्टवेयर में स्क्वायर पिक्सल वो रहता है। जैसे हम प्रीमियर में रहेंगे तो वहाँ पे भी स्क्वायर पिक्सल 1 होता है। जो हमारा विंडो है उसका जो रेशियो है उसको ये फिक्स करता है। उसके नीचे है टाइमलाइन फ्रेम रेट। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये हर एक बंदा अपने हिसाब से रख सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं 24, कुछ लोग 25 प्रीफर करते हैं, कुछ लोग 30 भी प्रीफर करते हैं। तो ये हर एक की चॉइस रहेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपके फुटेज किस फ्रेम रेट के ऊपर शूट किए हैं। अगर आपके फुटेज 50 फ्रेम रेट के ऊपर शूट किए तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि हम जो टाइमलाइन है 50 फ्रेम रेट के ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्मूथ और ज़्यादा डिटेल में काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे 24, 25 या 30 भी करते हैं। तो हर एक का चॉइस अलग होता है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे फ्रेम रेट रख सकते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपका जो टाइमलाइन है उसका फ्रेम रेट और आपके जो फुटेज है उनका फ्रेम रेट सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो मॉनिटरिंग है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। जो लोग मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ज़्यादा काम आता है। उसके नीचे यहाँ पे ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैश है। मतलब आप अगर रेंडर कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज मीडिया कर रहे हैं, मतलब प्रॉक्सी वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए ये है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि बहुत सारे लोग प्रॉक्सी के साथ काम करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो है बहुत बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आपके रिजल्ट में बहुत सारा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि वीडियो जो है ग्राफिक का काम है और आपका जो सिस्टम है उसमें ग्राफिक रहेगा या बाकी भी चीज़ें रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि आपका फुटेज में क्वालिटी कैसे आए। फिर भी यहाँ पे जो प्रॉक्सी रिजोल्यूशन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली है। तो आप यहाँ पे हाफ या क्वार्टर भेज सकते हैं, जैसे आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, जितना आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर 4K में है और यहाँ पे आपने हाफ रख दिया तो एचडी में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि हाफ रखिए। अगर आपका सिस्टम बहुत ही लो है तो क्वार्टर रखिए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सी मीडिया फॉर्मेट जो है ProRes 422HQ ये है, मैं यही प्रेफर करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं या फिर यहाँ पे H.264 भी प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो है डाटा हैंडलिंग में बहुत बढ़िया होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही यूज़ करें और बाय डिफ़ॉल्ट भी वही दिया है। तो आपको आपके हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉक्सी का सेटिंग कर सकते हैं। प्रॉक्सी के बारे में बाद में मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तीसरा टॉपिक है हमारा कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे कलर मैनेजमेंट में। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो अलग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो पहला होता है कलर साइंस। यहाँ पे कलर साइंस है दाविंची YRGB, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है और यही मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। उसके अंदर दाविंची YRGB कलर मैनेजमेंट भी है और ACES CC है, CCT है, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से दाविंची YRGB सबसे बढ़िया है और बहुत सारे लोग इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके नीचे दिया है टाइमलाइन कलर स्पेस। अब ये टाइमलाइन कलर स्पेस क्या होता है? जो हमारा टाइमलाइन होता है उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसका जो कलर स्पेस रहेगा उसके बारे में होता है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे दाविंची वाइड गामा आउट इंटरमीडिएट ही चूज़ करें, क्योंकि दाविंची वाइड गामा आउट है बहुत ही बड़ा कलर स्पेस है। मोस्टली हम जो काम करते हैं रेक 709 मतलब स्टैंडर्ड में काम करते हैं, स्टैंडर्ड फुटेज होता है, उसका कलर स्पेस बहुत ही छोटा होता है। और जो दाविंची वाइड गामा आउट है उसका कलर स्पेस बहुत ही बड़ा है। तो हमें यहाँ पे कलर के डिटेल
बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और ये जो कलर स्पेस है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो बहुत सारे लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और ये कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर एक ऑप्शन दिया है यूज सेपरेट कलर स्पेस एंड गामा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन का कलर स्पेस है यहाँ पे दाविंची वाइड गामा और जो गामा है वो है दाविंची इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से आपको कलर स्पेस और जो गामा है वो सेपरेटली यहाँ पे दिखाई देगा। उसके नीचे है आउटपुट कलर स्पेस, तो ये हमेशा अपना रेक 709 ही रहेगा, तो इसके साथ ही हम काम करेंगे। उसके आगे है गामा, तो गामा आप रेक 709 यहाँ पे आप ऑलरेडी दिया है, तो आप यहाँ पे अगर विंडोज यूज़र है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं गामा 2.4। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, और पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जो विंडोज़ यूज़र है यहाँ पे यूज़ करेंगे गामा 2.4, जो एप्पल यूज़र है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे रेक 709। ये फॉर एप्पल, मतलब ये एप्पल का सेटिंग अलग होता है और विंडो का सेटिंग अलग होता है। तो आप किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, मैक के ऊपर कर रहे हैं या विंडोज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बार बार आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सेटिंग हमेशा के लिए बाय डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। तो इस प्रोजेक्ट सेटिंग को हम सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट प्रीसेट। तो यहाँ पे हम अपना प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। सेव करंट सेटिंग एज अ प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो मैंने इसको नाम दिया है फुल एचडी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रीसेट यहाँ पे सेव हो गया है। तो इस तरीके से आप अगर 4K में करना चाहते हैं तो आप 4K का प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, HD का कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मास्टर सेटिंग में आता हूँ और यहाँ पे हम इसको वर्टिकल अगर करेंगे तो यहाँ पे आप वर्टिकल का भी सेटिंग सेव कर सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से आप प्रोजेक्ट का सेटिंग सेव कर सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पे मास्टर सेटिंग रहेगा या फिर कलर मैनेजमेंट रहेगा, इसमें आके ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फुल एचडी जो प्रीसेट सेव किया है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लोड प्रीसेट, अपडेट प्रीसेट, मतलब इसको अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस किए उसके अंदर तो उसको चेंजेस कर सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, मतलब बार बार वही आएगा, आपको बार बार वो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको आपके दूसरे पीसी में वो सेटिंग लेना है या किसी और दोस्त को देना है तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद है डिलीट प्रीसेट, आपको अगर अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ नया बनाना है या ज़्यादा बहुत सारे प्रीसेट हो गए तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से दिया है, इतना डिटेल में सेटिंग दिया है कि हमारा काम बहुत ही आसान हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मास्टर सेटिंग और कलर मैनेजमेंट इसमें हमने सेटिंग कर दिया है, उसका प्रीसेट भी बना लिया है। उसके बाद फोर्थ सेटिंग है हमारा प्रिफरेंसेस। उसके लिए हम यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व जो नाम आता है उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रिफरेंसेस में। प्रिफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे पहला रहेगा मीडिया एंड GPU। तो यहाँ पे आपको आपका जो मीडिया रहेगा उसको हैंडल करने के लिए जो GPU है उन दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सिस्टम में है और यहाँ पे GPU प्रोसेसिंग मोड जो है मेरा यहाँ पे ऑटो है। अगर मैं ऑटो निकाल देता हूँ तो यहाँ पे आता है मेटल, मतलब ये मैक के लिए होता है। लेकिन अगर आप विंडोज यूज़र है तो आपको यहाँ पे आपका ग्राफिक दिखाई देगा, आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑटो में था, तो ऑटो में भी मेरा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मेटल भी चूज़ कर सकता हूँ। आप विंडोज़ यूज़र है, आपका अगर मशीन अलग है या कंप्यूटर अलग है तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे है दाविंची न्यूट्रल इंजन प्रोसेसिंग, ये भी यहाँ पे ऑटो है। तो यहाँ पे भी आप आपका जो GPU रहेगा वो इसको चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑटो है तो ऑटोमेटिकली ज़रूरत के हिसाब से उसको चूज़ कर लेता है। तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं और ये ऑटो भी आपके हिसाब से रख सकते हैं। उसके नीचे है डिकोड ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिकोड S264, S265 यूजिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन इसको ऑन कर देना है। मतलब आपका जो ग्राफिक रहेगा, GPU रहेगा, उसको ये सिलेक्ट करके काम करेगा। तो इससे भी बहुत अच्छा स्मूथ रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हम जनरल टैब में आएंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूज 10 बिट प्रिसिशन इन व्यूअरशिप अवेलेबल। मतलब आप अच्छे तरीके से अच्छे डेटा के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 बिट फाइल अवेलेबल है उसके हिसाब से आपका वर्कफ्लो हो जाएगा। उसके नीचे यूज़ मैक डिस्प्ले कलर प्रोफाइल्स फॉर व्यूअर्स, मतलब आप अगर मैक का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ही इनबिल्ट स्क्रीन है। देखो मैं यहाँ पे मैक स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्क्रीन अलग से BenQ का है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप के अंदर मैक का स्क्रीन इनबिल्ट होता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप तो वहाँ पे कलर अलग देखते, शैडो मिड टोन हाईलाइट भी अलग दिखते, लेकिन जैसे आप वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखते हैं तो पूरा अलग दिखता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। ये चीज़ आपको कब यूज़ करना है, आप मैकबुक यूज़र है और मैक के डिस्प्ले के साथ ही काम कर रहे हैं, मैक को अगर अलग से डिस्प्ले लगा रहे तो आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको उसको ऑन कर देना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं अलग स्क्रीन के साथ काम कर रहा हूँ। उसके नीचे ऑटोमेटिकली टैग
रेक 709 सीन क्लिप 2, रेक 709 ये भी मैक यूज़र के लिए है। जो लोग मैक यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको ऑन कर देता हूँ। जो लोग मैक यूज़र नहीं है, विंडोज़ यूज़र है, उनके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अभी बोला था कि मैक में होता क्या है कि एक्सपोर्ट करने के बाद फुटेज अलग दिखते हैं और टाइमलाइन के ऊपर फुटेज अलग दिखते हैं। इस प्रॉब्लम को जो लोग फेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर हम यहाँ पे सिस्टम के बाजू में यूज़र, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टैब स्विच हो जाएगा। तो उसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूआई सेटिंग। यूआई सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यूज़ ऑप्टिमाइज यूआई लेआउट्स फॉर वर्टिकल वीडियो। ये तब काम आता है जब आप वर्टिकल वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकॉन दिया है एक्सपांड व्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अपना वीडियो यहाँ पे पूरा एक्सपांड हो रहा है। तो इसको हल्का सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच करके पूरा वर्टिकली जूम भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो पूरा वर्टिकली स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना वीडियो फिर से छोटा हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, यूज ग्रे बैकग्राउंड इन यूज़र इंटरफेस और यहाँ पे उसके नीचे है यूज़ ग्रे बैकग्राउंड इन व्यूअर्स। तो दोनों को हम ऑन कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जब भी इसको ऑन करेंगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इंटरफेस है वो न्यूट्रल ग्रे के ऊपर सेट हो जाएगा। मोस्टली आप यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट में देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लू टोन में होता है। इससे हम जब भी कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें बाकी जो कलर है वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हमें सही तरीके से कलर समझ में आएंगे। तो इन दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा जो कलर ग्रेडिंग करते समय का जो वर्कफ्लो रहेगा, जो बैकग्राउंड में जो कलर दिख रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर में जो भी कलर दिख रहे हैं वो न्यूट्रल ग्रे रहेंगे। तो हमारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा और कलर भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और बैकग्राउंड के किसी भी कलर का हमारे कलर ग्रेडिंग के ऊपर असर ना हो। उसके बाद जाएंगे हम प्रोजेक्ट सेव एंड लोड में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा लोड ऑल टाइम व्हेन ओपनिंग प्रोजेक्ट, मतलब जब भी आपके प्रोजेक्ट ओपन हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी टाइमलाइन है वो सभी लोड हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसको अगर हम बंद कर देंगे, मतलब यहाँ पे टिक निकाल देंगे, मतलब आपका जो टाइमलाइन दिख रहा है वही लोड होगा। इससे आपका वर्कफ्लो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो आपका जो जीपीयू रहेगा या सिस्टम रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। उसके नीचे यहाँ पे लाइव सेव का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट लाइव में सेव होता रहेगा बैकग्राउंड में, मतलब जब भी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा। उसके नीचे दिया है परफॉर्म बैकअप एवरी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स है। तो यहाँ पे आप 20 या 50 भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से 15 मतलब 10-15 मिनट के बीच में आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके नीचे दिया हावरली बैकअप फॉर द पास्ट, तो ये भी आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। डेली बैकअप फॉर द पास्ट ये भी यहाँ पे है, तो इसको भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हर एक का चॉइस अलग रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके साथ भी काम कर सकते हैं या आपके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके नीचे दिया है बैकअप लोकेशन, ये भी आप यहाँ पे आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे जब प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनाए थे वहाँ पे उसका लोकेशन हमने दे दिया है, तो इसको बाद में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे कैश मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिलीट कैश फाइल ओल्डर दैन, यहाँ पे 30 डेज़ का है। तो आप इसको यहाँ पे मैं करता हूँ 15, तो मैंने यहाँ पे उसको 15 कर दिया, मतलब 15 कर दिया है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके जो कैश फाइल रहेंगे वो 15 दिनों के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे, ताकि आपका सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। इसको ये करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत दिन काम करने के बाद देख सकते हैं कि आपका जो सी ड्राइव रहेगा वो बहुत ही कैश फाइल से फुल हो जाता है और आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। और यहाँ पे 15 दिन रखने का मकसद ये है कि 15 दिन तक हमारा कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा तो वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे हमें उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जाएंगे हम एडिटिंग में। एडिटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट टाइम कोड जो है यहाँ पे 01 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा हर एक टाइमलाइन है वो 0 से स्टार्ट होगा, ना कि थोड़ा सा आगे से। इससे हमारा वर्कफ्लो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एडिटिंग टैब में है और यहाँ पे हमारा पूरा टाइमलाइन दिख रहा है। लेकिन अगर हमें टाइमलाइन ऐड करना है तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्प्ले स्टैक टाइमलाइन, तो इसको हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ जैसे हम ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिखाई दे रहा है और उसके आगे प्लस आइकॉन है, तो यहाँ से हम टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे इस टाइमलाइन के ऊपर मैंने एक वीडियो यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइमलाइन बना सकते हैं। लेकिन जैसे हम और एक टाइमलाइन बनाने जाएंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन नहीं बनता, क्योंकि रिजॉल्व का रूल है कि जो भी अपनी टाइमलाइन बनाए वो पहले यूज़ करो, बाद में ही आप अगला टाइमलाइन बना सकते हो। अगर आप टाइमलाइन यूज़ नहीं कर रहे तो आगे टाइमलाइन बनाने का कोई मकसद नहीं है या कोई उसका लॉजिक नहीं होता है। तो टाइमलाइन के अंदर भी बहुत सारी सेटिंग दी है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा व्यूअर बैकग्राउंड,
ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इसके ऊपर अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। तो इससे क्या होता है मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये वीडियो है, ओके, और वीडियो का मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे साइड से आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीडियो का साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है और ये पीछे ब्लैक होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। थोड़ा मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे व्यूअर बैकग्राउंड है उसको मैं रेड के ऊपर सेट करता हूँ। जैसे रेड के ऊपर सेट किया हो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका स्केलिंग कम करता हूँ, जूम को कम करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि बैकग्राउंड में रेड कलर आ रहा है। ये सिर्फ दिखने के लिए, ये आपके प्रोसेसिंग में या एक्सपोर्ट करने के बाद नहीं आने वाला। तो ये यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जब भी आप स्केलिंग करते हैं वीडियो को, फाइल को कम ज़्यादा करते हैं, तो वीडियो आपका कहीं पे छूट रहा है, तो ये दिक्कत ना, इसीलिए यहाँ पे आप उसको रेड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है डिस्प्ले नॉन रेक्टिफाइड वेवफॉर्म। मतलब इसको भी अगर हम ऑन करेंगे, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन ही था, मैंने ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो वेवफॉर्म है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जूम करने के बाद आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। और जब भी आप एडिटिंग करेंगे, बीट के ऊपर काम करेंगे, बीट को पकड़ने वाले, तो आपका वेवफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर जो लाइन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आप अच्छी तरीके से बीट पकड़ सकते हैं या एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं कि आपके प्रोजेक्ट टीम में क्या क्या सेटिंग होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहते। तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होते हैं उसी के साथ प्रोजेक्ट अपना बन जाता है और मैन्युअली फिर से आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग करने पड़ते हैं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा जुगाड़ है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उस प्रोजेक्ट में सभी सेटिंग अभी मैंने जो बताया आपको वो कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए जाएंगे हम फाइल, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ दाविंची प्रोजेक्ट और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा फाइल सेव हो चुका है, जो DRP फाइल है। तो यहाँ पे मैं अभी प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो फाइल वहाँ पे सेव किया है उसके ऊपर जाना है और वहाँ पे करना है डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका रिजॉल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप आपके प्रोजेक्ट को नाम देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था क्लाइंट 1, तो यहाँ पे आप नाम चेंज करके भी आपके हिसाब से प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आया है कॉपी ऑफ क्लाइंट 1, तो यहाँ पे आपके हिसाब से प्रोजेक्ट का नाम देंगे और यहाँ पे ओके करके आपका नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिससे ही प्रोजेक्ट सेटिंग ये सभी करेंगे तो आपका वर्कफ्लो बहुत ही फास्ट हो जाएगा और जितने भी आपके प्रॉब्लम थे, मतलब कलर मैनेजमेंट में रहेंगे या एडिटिंग में रहेंगे या बाकी वर्कफ्लो में रहेंगे, टाइमलाइन लैक होता है उसमें रहेंगे, तो ये बहुत सारे कम होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हर एक का सिस्टम क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे HD में कर रहे या 4K में कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप कौन सा हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे, मतलब SSD हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे या फिर वो नॉर्मल हार्ड डिस्क के ऊपर ही आप काम कर रहे, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में भी आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या आपके कुछ सवाल रहेंगे तो वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर आप दाविंची रिजॉल्व डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे रेडफॉक अकेडमी के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप सिनेमाटोग्राफी, एडोब प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, ये भी चीज़ें सीख सकते हैं, पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपका सीट कंफर्म कर सकते हैं, अपकमिंग क्लास कब आ रही है वो भी आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए रेडफॉक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।